तो चैप्टर है चैप्टर 6 एग्रीकल्चर इनकम। बहुत आसान चैप्टर है, बस इसमें हमको एक चीज़ का ध्यान रखना है और वो है पार्शियल इंटीग्रेशन, जो कि हम लास्ट में करेंगे। तो सबसे पहले तो आता है कि एग्रीकल्चर इनकम का बेसिक क्या है। तो सबसे पहले हम जानना है कि अगर इनकम हमने बाहर कमाई है, इंडिया से बाहर कमाई है और इंडिया में कमाई है, तो उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होगा। अगर इंडिया से बाहर कमाई है तब तो उसको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, वो टैक्सेबल होगी। चाहे जो मर्जी हो, जो मर्जी कमाए, टैक्सेबल होगी। बस ये चीज़ होगी, उसमें डिफरेंस होगा कि अगर आर होगा तो फिर हम उसको जो है टैक्सेबल करेंगे, और अगर एन या फिर एन होगा तो फिर उसको सिर्फ तभी टैक्सेबल कर पाएंगे हम जब वो इनकम हमको इंडिया में रिसीव हो रही है। अगर उन लोगों को वो इनकम इंडिया में रिसीव हो रही है तो उसको हम टैक्स करेंगे, वैसे नहीं कर, ऐसे कर ही नहीं सकते हम। एग्रीकल्चर इनकम अर्नड इन इंडिया अगर होगी तो फिर इसको हम सेक्शन 10(1) में हम इसको एग्जेम्प्ट करेंगे। पूरा चैप्टर हमने सेक्शन 10(1) के बेसिस पे है। सेक्शन 10(1) हमने बनाई है एग्रीकल्चर इनकम के लिए, और उसके बेसिस पे एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होगी। अगर इंडिया में इनकम कोई भी अर्न कर रहा है एग्रीकल्चर इनकम, तो उसको हम एग्जेम्प्ट करेंगे। अब इसमें 3 स्पेशल पॉइंट्स आते हैं। अगर कंपनी बनाए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है पार्टनरशिप, और तीसरा पॉइंट है अगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो उसमें क्या होगा। तो अगर कंपनी, पहला केस है, अगर कंपनी अगर एग्रीकल्चर ऑपरेशंस में इन्वॉल्व है, तो जितना भी वो एग्रीकल्चर इनकम से जितना भी इनकम कमा रही है, एग्रीकल्चर ऑपरेशन से इनकम कमा रही है, वो सारा सारा एग्जाम्प्ट होगा। ऑफ कोर्स सेक्शन 10(1) के अंडर। और पर ये चीज़ है कि जो भी डिविडेंड कमाएगी, वो जो भी डिविडेंड कमाएगी तो वो अंडर सेक्शन 115 के अंदर टैक्सेबल होगा, जिसे हम कहते हैं AIT या फिर DDT, एडिशनल इनकम टैक्स या फिर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। और 1034 के अकॉर्डिंग जो भी डिविडेंड शेयर होल्डर्स को मिलेगा वो 10 लाख तक एग्जेम्प्ट होगा। और 115 BBDA के अकॉर्डिंग जो भी डिविडेंड अगर 10 लाख से ऊपर गया तो उस पर 10% का एक फिक्स टैक्स रेट लगेगा। तो यानी कि इसमें हम जानते हैं कि सेक्शन 10(1) भी लग रहा है, अंडर 115O भी लग रहा है, और 1034 भी लग रहा है, और 115 BBDA भी लग रहा है। अब दूसरा केस आता है, अगर पार्टनरशिप फर्म अगर एग्रीकल्चर ऑपरेशंस में इन्वॉल्व है, तो पार्टनरशिप फर्म को सबसे पहले तो पूरा का पूरा पैसा जो उनका होगा वो एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10(1) में। अब क्योंकि पार्टनरशिप फर्म और अपने पार्टनर्स और अपने खुद के बीच में सेपरेट नहीं माना जाता उसे, तो वैसे तो अगर एग्रीकल्चर ऑपरेशंस में इन्वॉल्व ना होती तो जो भी उसका इंटरेस्ट होता, कैपिटल होता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता और सैलरी होती, उसको हम इनकम मानते अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। कोई भी सैलरी जो कि पार्टनर कमा रहा है और कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर को मिल रहा है, उसे हम बिजनेस प्रोफेशन में इनकम मानते हैं। पर अगर एग्रीकल्चरल सिस्टम है तो फिर हम बिजनेस प्रोफेशन नहीं मानेंगे उसे, तो उसे हम एग्रीकल्चर इनकम ही मानेंगे। और ये डिसीजन लिया गया था सुप्रीम कोर्ट में RM चिदम्बरम पिल्लाई वर्सेस CIT के केस में। केस 3 आता है सैलरी रिसीव्ड बाय पर्सन इन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो अगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में अगर कोई भी एम्प्लॉई है और उसको अगर सैलरी मिल रही है, तो वह एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी, वो उसकी सैलरी इनकम मानी जाएगी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A में। इस सेक्शन में हमको एग्रीकल्चर इनकम का मीनिंग दिया गया और इसको 3 तरीके से हम इनकम टैक्स ने डिवाइड करने की कोशिश की है। पहला है सेक्शन 21A क्लॉज A, 21A क्लॉज B, 21A क्लॉज C। तो जो 21A क्लॉज A है उसका उसमें है इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट कर रहे हैं लैंड का फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए। जो क्लॉज बी है उसमें है एग्रीकल्चर ऑपरेशन से जो इनकम कमाई जा रही है। और जो क्लॉज सी है उसमें है इनकम फ्रॉम बिल्डिंग से हमको कितना पैसा मिल रहा है। जो भी एग्रीकल्चर बिल्डिंग हम हमारे पास है, एग्रीकल्चर लैंड पे बिल्डिंग है, उससे जो हम इनकम कमा रहे हैं उसका हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम तो जाते हैं सेक्शन 21A क्लॉज ए पे, जो कि है लेटिंग आउट पे। इसमें हमको 2 कंडीशंस को मेक श्योर करना है कि सेटिस्फाई हो। बहुत बेसिक कंडीशंस हैं, कुछ भी ऐसे बहुत बड़ी चीज़ नहीं है।
पहली कंडीशन है कि लैंड सिचुएटेड इन इंडिया होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन है लैंड शुड बी लेट आउट फॉर बीइंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। अगर वो एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं की गई है तो फिर बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि हमको उसको एग्रीकल्चर इनकम में कंसिडर भी नहीं किया जाएगा, इस चैप्टर में हम लेते भी नहीं उसे। तो पहली कंडीशन है उसे लैंड लैंड को इंडिया में होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन है कि उस लैंड को हम जो लेट आउट कर रहे हैं उसे एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए ही यूज़ किया जा रहा है। अब क्योंकि अगर हम रेंट पे दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो किसान उस पर काम करेगा उसके पास इतना हो सकता है कैश ना आए, या सीजनल क्रॉप्स उगा रहा है वो, तो हम उससे रेंट कैसे रिसीव करेंगे? तो रेंट हम इस तरीके से रिसीव करेंगे कि जो भी, या तो वो कैश दे दे या फिर वो चेक दे दे। चेक तो ऑफ कोर्स वो दे नहीं पाएगा, बैंक अकाउंट तो होगा नहीं उसका। या फिर तीसरा उसके पास ऑप्शन दिया गया काइंड में दे दे। ज़्यादातर किसान क्या करते हैं कि वो लोगों को अपने जो उनका लैंडलॉर्ड होता है उसे अब जो भी उगा रहे होते हैं उसमें से अपनी कुछ जो उगाया हुआ जो भी क्रॉप्स वगैरह वो दे देते हैं। तो उसका जो भी मार्केट रेट होगा उसको हम रेंट मान लेंगे, और ये जो रेंट मिलेगा इसको माना जाएगा एग्रीकल्चरल इनकम। मतलब जो लैंडलॉर्ड रेंट रिसीव कर रहा है फार्मर से, वो लैंडलॉर्ड के हाथ में भी एग्रीकल्चरल इनकम ही माना जा रहा है। अब दूसरी आती है जो है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल ऑपरेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A क्लॉज बी। अब ये है कि अगर उसके उसने जो भी कमाया, मतलब जो भी उसने क्रॉप्स उगाई उसको बेचा, उस पे हम किस तरीके से हम कितना क्या क्या कंडीशंस लगा रहे हैं कि इस सेक्शन में हम उसको डाल पाएँ। तो पहले तो सीधी सीधी बात है कि जो भी उसने कमाया है, जो भी उसने क्रॉप्स को यील्ड करके किया है, बेसिक तो अगर हम देखें तो यही माना जाता है कि वो उसके हाथ में एग्रीकल्चर इनकम ही मानी जाएगी, जो जो कल्टीवेटर है। पर इसमें हमको दो चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। एक होगी एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, और एक जो नॉर्मल कल्टीवेशन है। एक इसमें डेफिनेशन आती है मार्केटिंग ऑपरेशन या फिर मार्केटिंग प्रोसेस की। तो ये क्या होता है कि कभी भी अगर कोई भी क्रॉप यील्ड की जाती है तो फिर उसको कभी कभी थोड़ा और उसको उस पर काम करने की ज़रूरत है, उसकी वैल्यू बढ़ाने की ज़रूरत होती है ताकि उसको आगे मार्केट में बेचा जा सके। तो उसको भी हम एग्रीकल्चरल इनकम में ही ऐड करेंगे, एग्रीकल्चरल इनकम ही उसको मानेंगे। मतलब कि मार्केटिंग प्रोसेस को हम एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। अब तीसरा तीसरा जो उसका पार्ट है वो है 2 सबसेक्शन 1A क्लॉज सी, यानी कि जो भी बिल्डिंग से हमको इनकम मिल रही है। तो पहले तो 3 कंडीशंस दी गई हैं जो कि हमको फुलफ़िल करनी पड़ेंगी क्यूमुलेटिवली, मतलब कि साथ साथ तीनों को फॉलो होना ज़रूरी है। इनमें से अगर एक भी नहीं हुआ तो फिर इसमें नहीं आएगा वो। और ये भी बहुत बेसिक है, ऑब्वियस सी कंडीशंस हैं, पर फिर भी हमको अगर लिखने को बोला जाएगा तो फिर लिखना ही पड़ेगा इसको। तो इसकी पहली कंडीशन है कि जो बिल्डिंग होनी चाहिए वो या तो एग्रीकल्चरल फील्ड में होनी चाहिए या फिर उसके आजू बाजू होनी चाहिए, उसके पास में होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि उस बिल्डिंग का यूज़ स्टोरिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए हो या फिर एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के लिए हो। या मतलब जो भी आपने काटा, जो भी हार्वेस्ट किया है उसको उसमें डाला, या फिर कुछ भी जो औज़ार यूज़ होते हैं या तो उस वो रखे हैं उसमें, या फिर जो ओनर है सिर्फ ओनर वो इसको ड्वेलिंग की तरह यूज़ कर सकता है, ड्वेलिंग यूनिट की तरह यूज़ कर सकता है। और जो तीसरी कंडीशन है वो है कि एग्रीकल्चरल लैंड का नाम उसको उसको गवर्नमेंट ने दिया हो। मतलब कि पेपर्स, गवर्नमेंट के पेपर्स में लिखा हो कि इस लैंड को हम एग्रीकल्चरल लैंड कहा जाएगा। अगर वो एग्रीकल्चरल लैंड क्लासिफाई नहीं किया जा सकता उसे, तो फिर ये कंडीशन ज़रूरी है कि उसको रूरल एरिया में होना चाहिए, अर्बन में नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफ़िल होती हैं तो फिर उस बिल्डिंग को हम एग्रीकल्चरल इनकम में ही माना जाएगा, और जो भी एग्रीकल्चर इनकम के जो भी टैक्सेबल कंडीशंस होंगी वो उस पे हम उसको उसमें ही इसको इंक्लूड करेंगे। अब एक चीज़ आती है कि एग्रीकल्चर पर्पसेस क्या है। एग्रीकल्चर पर्पसेस हमने पहले बहुत यूज़ किया है, तो एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर पर्पसेस क्या चीज़ें हैं ये?
तो कहीं भी इनकम टैक्स ने इसका डिफरेंस तो नहीं दिया, पर एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में जो था राजा बिनोय कुमार साहस रॉय वर्सेस सीआईटी का। तो इसके इसके अकॉर्डिंग हमको एक डेफिनेशन मिली है जिसको हमने दो बेसिक्स में बांटा है। पहला है बेसिक ऑपरेशन और दूसरा सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। तो जो बेसिक ऑपरेशन है उसको माना जाता है कि अगर कभी भी कोई भी हम ऐसा कोई भी काम कर रहे हैं जिससे कि क्रॉप स्प्राउट करेगी, मतलब क्रॉप ज़मीन से निकलेगी, उसके लिए हमने जो भी कष्ट किए हैं उन सबको बेसिक ऑपरेशंस में डाला जाएगा। जो भी हमने उसमें काम लगाया है उस सबको बेसिक ऑपरेशन में हम इसको डालेंगे। मतलब जैसे कि प्लोइंग ऑफ लैंड, सोइंग ऑफ सीड्स, प्लांटेशन एंड सिमिलर ऑपरेशंस। और अगर सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस का देखें तो फिर सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस क्या हैं कि अ, उस चीज़ के बाद बेसिक ऑपरेशन के जो कुछ भी बाद हम जो भी काम कर रहे हैं, मतलब एक बार क्रॉप ज़मीन से निकल गई तो उसके बाद हम जो भी काम कर रहे हैं उसे सब्सिक्वेंट ऑपरेशन माना जाएगा। यानी कि वीडिंग, डिगिंग द सॉइल, या फिर प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट इंसेक्टिसाइड से या पेस्टिसाइड से, वाटरिंग, तो ऐसे जो भी हार्वेस्टिंग भी इसी में आएगा। अब अर्बन एरिया को जो है किस तरीके से डिफ़ाइन किया जा सकता है, बहुत बेसिक है। पेज नंबर 6.4 पर जाकर पढ़ लो, कुछ भी ऐसा कुछ खास नहीं है। अब एग्रीकल्चर इनकम को कौन कौन सी एग्रीकल्चर इनकम को माना जाएगा, थोड़े बहुत इसमें कन्फ्यूजन होती है, इसलिए थोड़े बहुत पॉइंट्स बनाए हैं। तो एग्रीकल्चर इनकम क्या मानी जाएगी और क्या नहीं मानी जाएगी। तो पहले देखते हैं क्या एग्रीकल्चर इनकम को माना जाएगा। तो इनकम फ्रॉम सेल ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एंड स्पाइसेस ग्रोन थ्रू बेसिक एंड सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस। दूसरा है कि फ्लावर्स उगाए या फिर कोई भी बैम्बू ट्रीज़, टिम्बर ग्रास, ये जो ग्रो किया इससे जो इनकम जनरेट हुई है। और जो तीसरा है उसके लिए थोड़ा एक समझना पड़ेगा। उस पहले तो हमको जानना पड़ेगा जो बेसिक और सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस होते हैं। तो एग्रीकल्चर इनकम को हम सिर्फ तभी माना जा सकता है जब बेसिक और सब्सिक्वेंट दोनों हो, या तो सिर्फ बेसिक हो या फिर बेसिक और सब्सिक्वेंट दोनों हो। अगर सिर्फ सब्सिक्वेंट हो रहा है तो फिर उसको हम एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानेंगे। पर इसमें एक एक्सेप्शन दिया है जो कि यहाँ दिया गया है, जिसे कहा है कि अगर नर्सरी में कोई भी हमने सीडलिंग या सैपलिंग उगाया है और उससे हम इनकम कमा रहे हैं, तो बेसिक ऑपरेशन कैरी आउट हो रहा है या नहीं हो रहा, या सब्सिक्वेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, उससे अगर आप इनकम कमा रहे हो तो दोनों ही केसेस में हम उसको एग्रीकल्चर इनकम में डालेंगे। और चौथा है कंपनसेशन रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। अगर क्रॉप्स को डैमेज हुआ है तो उससे कंपनसेशन मिलेगी इंश्योरेंस कंपनी से, तो वो भी हम इसी में डालेंगे। अब दूसरा पार्ट आता है इनकम जो कि एग्रीकल्चरल इनकम में नहीं डालेंगे हम। तो पहला है इनकम ऑफ फ्रॉम सेल ऑफ फॉरेस्ट, या पेड़ या फिर घास फूस बेच दी, जिसमें कोई भी मतलब ऐसा कुछ भी उग गया जो कि जिसमें ह्यूमन एफर्ट्स नहीं लगे। फॉरेस्ट उगने में ह्यूमन एफर्ट्स नहीं लगते ज़्यादातर, तो उसमें अगर आपने वो बेच रहे हो तो वो एग्रीकल्चर इनकम में नहीं माना जाएगा। या फिर लाइव स्टॉक आप ब्रीड कर रहे हो, जैसे कि पोल्ट्री फार्मिंग हो रही है, तो वो भी हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, उससे उसकी इंक्लूड एग्रीकल्चर इनकम में नहीं डाली जाएगी। तीसरा है डेयरी फार्मिंग, बटर, चीज़, इसको भी हम उसमें नहीं डालेंगे। फिर चौथा है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। अब एग्रीकल्चरल लैंड बेच रहे हो तो उसमें कहीं भी एग्रीकल्चरल कुछ नहीं हो रहा, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं हो रही उसमें, तो उसको भी हम नहीं मानेंगे, बल्कि इसको हम कैपिटल गेंस में लेके जाएंगे। अब नेक्स्ट पार्ट आता है ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्पोजिट इनकम। इसमें है कि अगर इनकम थोड़ी बहुत एग्रीकल्चर से कमाई जा रही है और थोड़ी बहुत बिजनेस से कमाई जा रही है तो उसमें क्या करेंगे। अगर जितनी भी इनकम एग्रीकल्चर से कमाई जा रही है अनडाउटेडली उसको आप एग्रीकल्चर इनकम मानोगे, और जितनी भी बिज़नेस से कमाई जा रही है उसे आप पीजीबीपी में डालोगे। पर कभी कभी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता है क्योंकि डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है, तो उस केस में क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि अगर कोई भी कोई भी ऐसा इंसान है जो कि कॉम्पोजिट इनकम कमा रहा है, तो उसमें तो वो किस तरीके से कमाएगा कि पहले उसने कुछ भी उगाया, उसको उगा के उसने उसको डाला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, और उससे उसने कुछ मैन्युफैक्चर किया। जैसे कि उसने टमाटर उगाए, टमाटर उगा के उसको उसने उनको हार्वेस्ट किया,
और हार्वेस्ट करके उसने उससे कैचअप्स बनाई। तो इसमें इसमें एक चीज़ देखने वाली है कि एग्रीकल्चर इनकम क्या होगी और मार्केट इनकम क्या होगी। तो जो एग्रीकल्चर इनकम होगी वो होगी कि जो भी उसने जितना भी उसने उससे इनकम कमाई, एग्रीकल्चर ऑपरेशन जितने भी उसने इनकम कमाई, या फिर मैं कहूँ कि इनकम नहीं कमाई बल्कि उसको जो ट्रांसफ़र किया, जितनी भी वैल्यू पे उसने उसको ट्रांसफ़र किया मैन्युफैक्चरिंग में, उसको हम इंक्लूड करेंगे और उसमें माइनस कर देंगे जितना भी हमको एग्रीकल्चर पे एक्सपेंस हुआ, कल्टीवेशन पे जितना भी एक्सपेंस हुआ उसको हम माइनस कर देंगे, और उससे आएगी हमारे पास एग्रीकल्चर इनकम। अब जो मैन्युफैक्चरिंग इनकम होगी, जो बिज़नेस इनकम होगी, उससे वो कैसे निकालेंगे? वो निकालेंगे कि जो भी इनकम हुई है सेल ऑफ द प्रोडक्ट से, उसमें से माइनस करेंगे जो कुछ भी हमने हमको हमको ट्रांसफ़र किया गया था एग्रीकल्चरल इनकम से, एग्रीकल्चरल प्लांट से जो कुछ भी हमको ट्रांसफ़र किया था वो माइनस करेंगे, और उसमें से माइनस करेंगे एक्सपेंसेस। तो जो भी हमारे पास बचेगा वो बचेगा बिज़नेस इनकम। पर ऐसे 3 केसेस आते हैं जिसमें इनकम टैक्स को थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगाना पड़ा, और उन्होंने 3 केसेस ढूंढे और पता किया कि इसमें थोड़ा डिफरेंट है। इसमें इसमें आप एग्रीकल्चर और बिज़नेस को डिफरेंशिएट इतनी आसानी से नहीं कर सकते। तो उन्होंने फिर डिसाइड किया कि इसके लिए हम जो है परसेंट बेसिस पे हम इनको डिसाइड करेंगे। तो जो पहला है वो है रबर मैन्युफैक्चरिंग। जो भी रबर मैन्युफैक्चरिंग होगी उसमें पहले एग्रीकल्चर होता है, उसके बाद उसको उससे रबर मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो जितना भी आपने इनकम कमाई रबर मैन्युफैक्चर करके और सेल करके, ग्रो करके, मैन्युफैक्चर करके और सेल करके, जो इनकम आई उसमें 65% उसको हम एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे, 35% पीजीपी भी मानेंगे। इस तरीके से कॉफ़ी है। कॉफ़ी में अगर सिर्फ कॉफ़ी के दो दो पॉइंट्स हैं, एक है, सॉरी, 3 पॉइंट्स हैं। अगर कॉफ़ी को सिर्फ क्योर कर रहे हैं, कॉफ़ी के कई सारे प्रोसेस होते हैं उसको बनाने के। तो एक होता है क्योरिंग, एक होता है उसका रोस्टिंग, एक होता है ग्राउंडिंग। तो अगर सिर्फ और सिर्फ क्योर कर रहे हैं उसे, तो ग्रो और क्योर, सिर्फ ग्रो तो ऑफ कोर्स करेंगे ही। तो ग्रो, क्योर, रोस्ट और ग्राउंड। तो अगर ग्रो और क्योर कर रहे हैं तो उसमें हम 75% मानेंगे एग्रीकल्चर, 25 मानेंगे पीजीबीपी। अगर ग्रो, क्योर, रोस्ट और ग्राउंड कर रहे हैं तो 60% मानेंगे एग्रीकल्चर, 40% मानेंगे पीजीबीपी। और अगर ग्रो एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी हो रही है तो उसमें हम 60% मानेंगे एग्रीकल्चर और 40% मानेंगे पीजीबीपी। कॉफ़ी का जो एक और केस बचा है वो बहुत ऑब्वियस सा है। उसमें मतलब कि हमने अगर ग्रो हटा दिया, ग्रो और क्योर हटा दिया, तो हमको हमको अनडाउटेडली एग्रीकल्चर इनकम तो हमने कुछ किया ही नहीं, तो उसमें हमको निल डाला एग्रीकल्चर इनकम, और बिज़नेस इनकम में हमको 100% दिखाना है।